A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि Na+ आयन का सम इलेक्ट्रॉनिक है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में, और सेम इसी पैटर्न के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह किस चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। तो आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले सॉल्व कराया हुआ है। आप चैनल पे जाकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, परमाणु संरचना वाले। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है चैनल पे जाकर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बता देता हूं। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे बताया था, लेकिन आज मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं। तो देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूं, जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पे हमारा क्या लिखा है, Na+ आयन दिया गया। क्या दिया गया है? Na+ आयन दिया गया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम Na पर फोकस करेंगे। अभी प्लस को रहने दीजिए, अभी मैं आपको Na के बारे में बताऊंगा। तो देखिए Na एटॉमिक नंबर का क्या होता है, 11 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि Na यानी सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें 11 ही होगी। क्यों होगी, मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, जब परमाणु क्रमांक यहाँ पे 11 है सोडियम का, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 11 ही होगी। अब देखिए यहाँ पे Na+ आयन दिया है। क्या दिया है? Na+। तो देखिए प्लस लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सोडियम है इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग कर दिए हैं। देखिए जब Na था जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तब क्या थी, 11 थी। जब Na+ हो जाएगा तो देखिए 11 में से हम एक को लेस कर देंगे तो 10, यानी Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक प्लस लगा है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। ध्यान रखिएगा, अगर माइनस लगा होता तो इसका मतलब होता कि एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जब Na+ आयन में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमें यहां पे इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है उसमें भी जो हो 10 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, यानी Mg2+। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं क्यों यहां पे Mg2+ हुआ। तो देखिए Mg2+, अभी प्लस रहने दीजिए, आप सिर्फ मैग्नीशियम पे ध्यान दीजिए, Mg पर। तो देखिए Mg का एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, 12 ही होगी। लेकिन जब Mg2+ में हम निकालेंगे तो देखिए 2+ चार्ज लगा हुआ, इसका मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है। देखिए पहले Mg था तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 थी, लेकिन देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2+ का चार्ज यहां पे लगा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग कर दिया। तो 12 में से 2 को लेस करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन, Mg2+ में 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हुई कि नहीं हुई, सम इलेक्ट्रॉनिक हुआ
कि नहीं हुआ? हुआ ना, तो इसीलिए आपका ये Mg2+ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब आप अदर ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे तो आपको अदर ऑप्शन में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ, चैप्टर भी पढ़ाया हुआ, चैनल पे जाकर चैप्टर पढ़ लीजिएगा, बड़े आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि फिनेप्थलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। क्वेश्चन क्या है कि फिनेप्थलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। देखिए फिनेप्थलीन ये है क्या? तो ये एक इंडिकेटर होता है, एक सूचक होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए जिस चैप्टर से ये क्वेश्चन है आपका, केमिस्ट्री के सिलेबस में आपके एक चैप्टर है अम्ल क्षार वाला चैप्टर। ठीक है, वो चैप्टर मैंने आपको पहले पढ़ाया है और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले कराया हुआ है। तो चैनल पर जाकर चैप्टर पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, यानी गुलाबी। यानी फिनेप्थलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है गुलाबी होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिनेप्थलीन का अम्लीय माध्यम में, या फिर ऐसे पूछ दिया जाए कि फिनेप्थलीन का अम्लीय विलयन में कौन सा रंग होता है, तो देखिए अम्लीय में ये रंगहीन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब अम्लीय में पूछा जाएगा तो रंगहीन, और अगर क्षारीय में पूछा जाएगा तो क्षारीय में गुलाबी होता है। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फिनेप्थलीन का क्षारीय विलयन में रंग होता है, तो ध्यान रखिएगा, तब भी आंसर यही होगा गुलाबी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल यानी सल्फ्यूरस एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहां पे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कंफ्यूजन कहां पे होती है। पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं। करेक्ट आंसर इसका होगा H2SO3। ये होता है सल्फ्यूरस अम्ल का केमिकल फॉर्मूला। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ था जहां पे मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि गलत मिलान आपको बताना था। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला बताया था H2SO3, यही बताया था। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? सल्फ्यूरस अम्ल का वो फॉर्मूला बता रहे थे H2SO4। तो देखिए जो H2SO4 होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ना कि सल्फ्यूरस अम्ल का। देखिए सल्फ्यूरस अम्ल ये दूसरा और ये सल्फ्यूरिक एसिड दूसरा, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कल मैंने देखा मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 बता रहे थे। तो देखिए सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला H2SO3 होता है। जो H2SO4 होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सीधे सीधे गलत कर देंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन बी होगा, H2SO3। ध्यान रखिएगा, आई होप आगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सल्फ्यूरस अम्ल ये दूसरा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा गलत मिलान है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इसमें से एक आपका क्या है? गलत मिलान है। ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक तरफ धातु लिखा है और एक तरफ उनके अयस्कों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये टॉपिक तो मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। पहले आंसर आपको ही करना है। तो देखिए कैल्शियम का दिया है लाइमस्टोन, पोटेशियम का स्कोनाइट, लेड का विलेमाइट और सोडियम का चिली सॉल्ट पीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं कि इन चारों में से कौन सा यहां पे गलत है। तो यहां पे गलत है ऑप्शन सी वाला। ठीक है, जो दिया है लेड का, लेड का यहां पे लिखा हुआ है विलेमाइट। तो देखिए लेड का जो अयस्क है ये विलेमाइट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। विलेमाइट ये किसका होता है? जो विलेमाइट है ये जिंक का अयस्क होता है। ठीक है, किसका? जिंक का अयस्क विलेमाइट होता है, ना कि लेड का।
ध्यान रखिएगा। लेड के अयस्क कौन कौन से होते हैं? गैलेना होता है, सेरुसाइट होता है, एंग्लेसाइट होता है, लेनरकाइट होता है, ये मैंने आपको बताया है। विलेमाइट तो जिंक का होता है, तो गलत मिलान क्या होगा? यही वाला तो होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रही बात कैल्शियम का लाइमस्टोन होता है, पोटेशियम का स्कोनाइट होता है, सही है, सोडियम का चिली सॉल्टपीटर ये भी होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया, क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो आपका काम है कि उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है टिंचर आयोडीन, एस्प्रिन, वेरोनल, टेट्रासाइक्लिन में से एंटीबायोटिक औषधि है। आपको बताना है टिंचर आयोडीन, एस्प्रिन, वेरोनल, टेट्रासाइक्लिन में से एंटीबायोटिक औषधि है, यानी इन चारों में से कौन सी एंटीबायोटिक औषधि है? ऑप्शन ए टिंचर आयोडीन, ऑप्शन बी एस्पिरिन, ऑप्शन सी वेरोनल या ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन अपनी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाएगा इस टाइप का, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले करेक्ट आंसर बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो एंटीबायोटिक औषधि है इन चारों में से वो है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। जो टेट्रासाइक्लिन है ये एंटीबायोटिक औषधि है। यही तो पूछा गया था कि टिंचर आयोडीन, एस्प्रिन, वेरोनल और टेट्रासाइक्लिन में से एंटीबायोटिक औषधि है, तो जो टेट्रासाइक्लिन है ये एंटीबायोटिक औषधि है। उसके अलावा टिंचर आयोडीन ये क्या है? ये प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक है, तो ये तो होगी नहीं एंटीबायोटिक। फिर इसके बाद एस्प्रिन है, एस्प्रिन ये कौन सी औषधि होती है? ये ज्वरनाशक होती है और दर्दनाशक होती है, तो ये भी नहीं होगी। फिर इसके बाद वेरोनल ये तो निद्राकारी होती है, तो एंटीबायोटिक तो होगी नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मेडिसिन वाला टॉपिक भी मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, चैनल पे जाकर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है रेडियो एक्टिव नाभिक का यहाँ पे होगा, ठीक है। क्या होगा? का होगा, ध्यान रखिएगा। तो एक रेडियो एक्टिव नाभिक का अर्ध आयु काल 10 वर्ष है। उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी? ये आपका क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे, ठीक है। ऑप्शंस मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बताई है, और ये रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। चैप्टर भी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक का अर्ध आयु काल 10 वर्ष है, ठीक है। जब अर्ध आयु काल 10 वर्ष दिया है तो पूर्ण आयु काल कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा ना, 20 वर्ष हो जाएगा ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 का आधा कितना होता है तो आप 10 ही तो बताएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक का अर्ध आयु काल 10 वर्ष है, ये दिया है। जब अर्ध आयु काल 10 वर्ष है तो पूर्ण आयु काल कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा, और 20 और 10 को ऐड कर दीजिए, मिलेगा 30 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां दिया है 30 वर्ष? ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। तो कितने आसानी से हमने एक ट्रिक की हेल्प से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है। देखिए 2 क्वेश्चन आपकी बुक में इस टाइप के दिए गए हैं, और ये ट्रिक इन दोनों क्वेश्चन पे 100% वर्क करेगी, इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए जब अर्ध आयु काल 10 था तो पूर्ण कितना हो जाएगा? 20 ही तो होगा। अगर आपसे 20 का आधा पूछा जाए तो 10 ही तो बताएंगे। बस इन दोनों को ऐड कर देना था, 20 और 10, 30 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप बेसिक मेथड से करेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और आंसर भी आपका गलत हो सकता है। तो अगर आप ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, 30 वर्ष। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पोटेशियम पर मैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पोटेशियम पर मैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पोटेशियम पर मैंगनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है?
KMnO4 ये होता है। अब KMnO4 में हमें यहाँ पे मैंगनीज यानी Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं, X मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पोटेशियम K दिया है, K का ऑक्सीकरण यानी K का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, K का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। पोटेशियम का +1 होता है तो K की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा 1। फिर इसके बाद Mn, तो प्लस यहां पे लगाया, Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो इसको हम X मानेंगे यानी 1 + X, फिर प्लस का साइन यहाँ पे O4 यानी O से ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2 = -8 यहाँ पे। यानी देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस मिलके माइनस और यहाँ पे 8 तो रहेगा ही, यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस हटा के यहाँ पे मैं लिख दूंगा -8 और यहाँ पे KMnO4 के ऊपर कोई चार्ज तो लगा नहीं तो = 0 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 1 + X - 8 = 0 दिया है तो देखिए ये -8 है और ये +1 है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए X है, यहाँ पे X तो रहेगा ही, देखिए -8 और +1, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, लेकिन क्या आएगा, -7 आएगा क्योंकि -8 यानी माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा है और प्लस का छोटा था, तो X - 7 = 0 हो जाएगा। या फिर X = -7 को बराबर के इधर 0 के पास भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +7 यानी X = +7 यानी Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड मैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूं, जितना करवा रहा हूं इतना ही सॉल्व कर लीजिएगा, इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे दिया है कि ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन किस एंजाइम के कारण होता है। क्वेश्चन यहां पे है कि ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन किस एंजाइम के कारण होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। अगर थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे डिटेल में तो चाहे आपको मिल जाए, लेकिन एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नहीं दिए गए, लेकिन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जाइमेज एंजाइम। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन किस एंजाइम के कारण होता है, जाइमेज एंजाइम के कारण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे एथिल अल्कोहल लिखा हुआ है तो इसका केमिकल फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एथिल अल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। अभी शायद कल ही मैंने आपको बताया हुआ था, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है Na3PO4 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, यानी फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो P की ऑक्सीकरण संख्या हमें यहाँ पे निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है हमें, Na3PO4 ये दिया है और P की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम X मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे Na यानी सोडियम दिया, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और कितने सोडियम है, 3 है, तो 3 × जब आप यहाँ पे 1 करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 × जब आप 1 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, यानी Na3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 को, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 को। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा, P की निकालनी है तो इसको हम X मानेंगे यानी 3 + X। फिर इसके बाद प्लस का साइन O4, O से ऑक्सीजन और कितने हैं, 4 हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और 4 ऑक्सीजन तो 4 × -2 = -8 यहाँ पे आएगा। ये -8 है, यहाँ पे प्लस लगाया तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा -8 और = 0 होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई चार्ज तो लगा नहीं हुआ इसके ऊपर। अब देखिए यहाँ पे 3 + X - 8 है, ये -8 और ये +3 आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये -8 और +3 है, तो देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस मिलके माइनस तो हो जाएगा और लेस करने पर देखिए X और माइनस यहाँ पे आपका 5 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस में आएगा। X - 5 = 0 हो जाएगा। या फिर
x इज इक्वल टू -5 को जब बराबर के इधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू +5, यानी Na3PO4 में P की ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी। कहां पे दिया है +5? तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि फास्फोरस का आवर्त सारणी में स्थान है। इस टाइप का आज मैं आपको 5वां क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। डेली एक क्वेश्चन मैं आपको इस समय करवा रहा हूँ क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए फास्फोरस का आवर्त सारणी में स्थान पूछा है, तो सबसे पहले आपको फास्फोरस का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3 ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जर्नल फॉर्म में जब नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2s2 2p6 यानी 2 और 6 8, और तीसरे में 3s2 3p3 यानी 2 और 3 5 ना, तो 2 8 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए आवर्त डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे कोषों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 कोषों की संख्या 3 है, यानी आवर्त कौन सा हो जाएगा, आवर्त 3 हो जाएगा। तीसरा आवर्त हो जाएगा, तो तीसरा आवर्त आपका किस ऑप्शन में दिया है, केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। और रही बात वर्ग की, तो वर्ग डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी क्या हो जाएगा, 5th A वर्ग हो जाएगा। तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा आवर्त और 5th A वर्ग, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को तो ये क्वेश्चन अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन पहले ही करवा दिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना मैंने आपको पहले बताया हुआ है, चैनल पे जाके पढ़ लीजिएगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि NH+4, ठीक है। देखिए NH, फिर यहां पे प्लस, फिर इसके बाद यहां पे 4 आपका लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो NH+4 में N की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, N की ऑक्सीकरण संख्या हमें यहां पे निकालनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं N, फिर इसके बाद H के ऊपर प्लस लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 के ऊपर नहीं, 4 आपका यहाँ पे बाद में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए प्लस इधर आ गया, ये देखिए H के ऊपर प्लस लगा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए NH फिर +4 में N की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो N की ऑक्सीकरण संख्या को हम X मान लेंगे, ठीक है, X मान लेंगे। और फिर इसके बाद H है, तो देखिए H का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, यानी X+1 यहां पे। और देखिए कितने H हैं, 4 H है ना, तो 1 × 4 हो जाएगा, यानी 1 × 4, यानी हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम सीधे सीधे लिख देंगे 4, यानी X+4 इज इक्वल टू, अब देखिए H के ऊपर एक प्लस चार्ज लगा है, यानी यहां पे इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आपका आ जाएगा। तो X+4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। या फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो X इज इक्वल टू, देखिए बराबर के 1 इधर तो है ही, और जब +4 इधर आएगा तो इधर आके माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 में से 4 को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3, यानी X इज इक्वल टू हमें यहाँ पे -3 मिला, यानी यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या मिली, N की -3 मिली। तो -3 कहाँ पे दी हुई है, तो ये दी हुई है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है कि कटे हुए सेब को खुला छोड़ने पर कुछ समय पश्चात वह भूरा हो जाता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी लोहा। तो आप लोगों ने खुद देखा होगा, जो कटा हुआ सेब होता है अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, सेब को काटिए और फिर उसको खुला छोड़ दीजिए तो कुछ देर बाद आप देखेंगे वो भूरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आखिर उसमें क्या उपस्थित होता है, तो देखिए उसमें उपस्थित होता है लोहा, यानी आयरन की कुछ मात्रा होती है, इसीलिए ऐसा होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है कि परमाणु क्रमांक 23 वाला तत्व किस ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परमाणु क्रमांक 23 किसका होता है, वेनेडियम। वेनेडियम को V से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक 23 होता है। तो देखिए वेनेडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1s2, 2s2, 2p6, फिर इसके बाद आएगा 3s2, 3p6, 4s2 और फिर लास्ट में आपको मिलेगा 3d3। ठीक है, या फिर जब आप क्रम से इसको लिखते हैं तो 3d3 पहले और 4s2 आपका बाद में चला जाता है। लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि यहां पे देखिए पहले जो किया था 3d3 यहां तक आया हुआ था। तो देखिए जब ब्लॉक हम डिसाइड करते हैं, कैसे ब्लॉक डिसाइड करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहां पे लास्ट सबशेल है, देखिए लास्ट सबशेल, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये जो 3d3 वाला है, ये देखिए जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में जा रहा है, किस उपकोश में जा रहा है, तो ये जा रहा है डी में, क्योंकि 3d3 यही तो आपका है, लास्ट में क्या आया है 3d3 आया हुआ है। तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में जा रहा है, डी सबशेल में जा रहा है, इसका मतलब जो वेनेडियम है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं जब मैंने आपको पेरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ाया था। एक चैप्टर आपका है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस सबशेल में जा रहा है, 3d3 में जा रहा है, ये देखिए डी में जा रहा है, इसीलिए जो परमाणु क्रमांक 23 वाला तत्व होगा ये डी ब्लॉक का हो जाएगा। ठीक है, वैसे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3d3 को पहले लिख देते हैं, फिर 4s2 को बाद में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जब हम ब्लॉक डिसाइड करेंगे तो हम ये वाला देखेंगे, ऊपर जो हमने किया हुआ है लास्ट यहाँ पे 3d3 में गया था, इसीलिए डी ब्लॉक का होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि उन लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है। चैप्टर जब पढ़ लेंगे, मैंने पढ़ाया हुआ है, आप चैनल पे जाके पढ़ लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो अंतिम इलेक्ट्रॉन था वो डी उपकोश में, डी सबशेल में जा रहा था, इसीलिए ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि विरंजक चूर्ण पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए बात क्या हो रही है, विरंजक चूर्ण पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से। तो चलिए रिएक्शन कराते हैं। तो विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 प्लस H2SO4 ये लिखता हूं, तो यहां पर रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CaSO4 प्लस H2O और प्लस Cl2 गैस, ये हमें यहां पे मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, Cl2 गैस, ये हमें यहां पे मिलेगी। तो देखिए Cl2 से मतलब क्लोरीन से होगा, तो क्लोरीन कहां दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, रिएक्शन कराई, Cl2 गैस मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया यानी NH3 गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लोहा यानी Fe और मॉलिब्डेनम यानी MO। तो आपको ऑप्शन में Fe और MO ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।